दोस्तों इस तस्वीर में जिस लड़के को आप देख रहे हैं इसका नाम ओसामा है। ये पाकिस्तानी लड़का 24 नवंबर 2008 को 15 दिन के वीजा पर भारत आया था। उसके बाद उसने वीजा की लिमिट बढ़वा ली। बाद में ये बालक ओसामा भारत में ही रुक गया। कश्मीर के उरी में रहते हुए इसने अपना आधार कार्ड बनवाया, वोटर कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया। भारत में रहकर इसने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर ली। कुछ दिन बाद ये डिग्री लेकर इंटरव्यू भी देने जा रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये इंटरव्यू देकर कश्मीर का मुख्यमंत्री बन पाता, पहलगाम हादसा हो गया। ऑर्डर आया कि जितने भी पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं वो जल्दी देश छोड़कर चले जाएं। तब जाकर इस नन्हे ओसामा के करिश्मे की कहानी सामने आई। हमने वोट भी कास्ट किया, हमारे हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बने, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, राशन कार्ड है, हमारा डोमिसाइल है मेरी यहाँ की। अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगा? आप इमेजिन करके देखिए, एक पाकिस्तानी 17 सालों से भारत में रह रहा है, उसने भारत का आधार कार्ड बनवा लिया है, वोटर कार्ड बनवाकर चुनाव में वोट भी डाल दिया है, यहाँ रहकर सारी जिंदगी पढ़ाई भी कर ली और अब जाकर पता लगा कि ये बंदा तो भारत का है ही नहीं। और ये सब उस स्टेट में हो रहा है जिसमें हर वक्त पाकिस्तानी आतंकवाद का खतरा बना रहता है। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि दुनिया के किसी और देश में इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है क्या? और ऐसी एक दो नहीं, हजारों कहानियां हैं जिन्हें सुनकर लगता है कि धर्मशाला हिमाचल में किसी शहर का नाम नहीं बल्कि पूरा देश ही धर्मशाला है, जहां कोई भी कहीं से भी मुंह उठाकर घुस आता है और फिर उसका पता चलता भी नहीं कि वो कहां से आया और कहां गया। और सबसे ज्यादा गुस्सा पता किस बात का आता है? ये सब उस बेशर्म और नालायक मुल्क की तरफ से हो रहा है जिसका फौजी जनरल ये दावे करता है कि मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकते। वो ये दावे करता है कि उसके पुरखों ने 2 नेशन थ्योरी क्यों दी थी। उसको ये लगता है कि उसकी कौम हिंदुओं से कहीं ऊंची है, लेकिन उसी के देश की खुद की औकात ये है कि आज इसके लोगों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है, तो उसके नागरिक खुद ही गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि माई बाप चाहो तो जेल में डाल दो, लेकिन हम वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। सना 2007 में आपकी शादी हुई, उसके बाद से आप कितनी बार पाकिस्तान में? मैं एक बार भी नहीं गई। एक बार भी नहीं गई। और कितने बच्चे हैं आपके? 8 बच्चे हैं मेरे। क्या बोला तूने? 8 बच्चे हैं मेरे। तो देखा आपने बॉर्डर पार से क्या खेल चल रहा है। ऐसे ही कश्मीर और पाकिस्तान के खेल के बारे में मेजर LS चौधरी से एक पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी बातें की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, देखना जरूर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा किस्सा सुनिए आप। जम्मू कश्मीर में CRPF के जवान है मुनीर अहमद ने ऑनलाइन एक पाकिस्तानी महिला मीनल खान से वो मिले। उसके बाद नजदीकियां बढ़ी, दोनों ने शादी का फैसला किया। मुनीर अहमद इसके लिए अपने विभाग से इजाजत लेने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन विभाग इजाजत नहीं देता है। हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद मुनीर अहमद मीनल खान से व्हाट्सएप पर शादी कर लेते हैं। इसके बाद मीनल भारत आ जाती है। मीनल खान का वीजा इस साल 25 मार्च को खत्म हो जाता है, लेकिन वो तब भी वापस नहीं जाती। बाद में पता चलता है कि मुनीर अहमद ने ये सारी बातें अपने डिपार्टमेंट से छिपाई थी। फिलहाल कोर्ट के आदेश पर मीनल को पाकिस्तान डिपोर्ट करने से रोक दिया गया है। वीजा अप्लाई किया था लेकिन नहीं था हो रहा। 9 साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। क्या बोला तूने? फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मतलब ये सोच सोच कर ही मेरा सिर घूम जा रहा है कि कश्मीर में तैनात एक CRPF जवान पाकिस्तानी महिला से ऐसे शादी कर लेता है और उसके बाद इस बात की जानकारी उसके डिपार्टमेंट को भी नहीं होती। डिपार्टमेंट की तरफ से इस शादी पर ऑब्जेक्शन भी आता है, बावजूद इसके CRPF जवान मुनीर अहमद बिना विभाग को बताए शादी कर लेता है। और ये सब उस स्टेट में हो रहा है जो टेररिज्म, आतंक के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। आपको याद होगा इसी कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमले में 14 फरवरी 2019 को CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। मगर इसी कश्मीर में CRPF का एक जवान बिना किसी को बताए पाकिस्तानी महिला से शादी कर लेता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हो रही है। ये हो क्या रहा है? हैरानी की बात पता क्या है? ऐसे जितने भी मामले हैं जिनमें लोग जबरदस्ती इस तरह रुके हुए हैं, जब इन्हें वापस भेजा जा रहा है तो ये लोग ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हैं जैसे इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, जैसे किसी दूसरे मुल्क में बिना वीजा के रुकना इनका हक हो। हद है मतलब बेशर्मी की। आप इन मैडम को सुनिए, 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर इंडिया आई थी, 6 महीने से ज्यादा टाइम तक रुक गई हैं और किसी अथॉरिटी को इसका पता भी नहीं लगा। और जब वापस भेजने की बारी आ रही है तो तेवर देखो। कहूँगी उनसे जाके पूछा जाए इसमें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमें क्यों सजा दी जा रही है, हमारे साथ जो हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी तरह कराची की रहने वाली एक चची तो 41 साल से भारत में रह रही थी। ताजा पड़ताल में चाची भी धर ली गई हैं। अब रोग आकर ये बता रही हैं कि हमला तो पहलगाम में हुआ है, हमें वापस काहे भेज रहे हो, चाहो तो उन लोगों की टांगें तोड़ दो। मतलब एक पाकिस्तानी महिला 41 साल से भारत में रह रही थी और किसी ने खोज खबर ही नहीं ली। सवाल ये है कि ये लोग कैसे देश में आसानी से छिपा दिए जाते हैं या छिप जाते हैं, कोई इनके बारे में बताता क्यों नहीं है? कौन है जो इनको इतना प्रोटेक्ट कर रहा है? एक और केस सुनो, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम लोगों ने इस देश को क्या बना रखा है। अमर उजाला की रिपोर्ट देखिए। रिपोर्ट बता रही है कि 11 नवंबर 2007 को भारत और पाकिस्तान का वनडे मैच देखने के लिए 32 पाकिस्तानियों ने वीजा अप्लाई किया था और इन 32 लोगों में से 28 का आज तक कोई पता ही नहीं चला। ये 28 लोग गायब हैं।
इनका भी पता तब चला जब पहलगाम के बाद इन पाकिस्तानियों को डिपोर्ट करने की बारी आई। मतलब 18 सालों तक ये लोग कहाँ थे, कहाँ नहीं थे, ये वापस गए या नहीं गए, नहीं गए तो क्यों नहीं गए, ये किसी को नहीं पता चला। एक तरफ तो मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता ही है जो अपना मुल्क मिलने के बाद भी भारत में जलील होने आ रहे हैं, बताओ, और आज पैरों में गिरकर भीख मांग रहे हैं कि माई बाप हमें वापस जाने मत दो, हमको नहीं जाना है पाकिस्तान। पर मुझे अपनी अथॉरिटीज पर भी तरस आता है। भाई तुम लोग बताओ, तुम लोग कर क्या रहे हो, ये देश चल कैसे रहा है। दुनिया भर में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, अगर किसी आदमी का वीजा खत्म हो जाता है ना किसी भी देश में, तो अथॉरिटीज चेक करती है कि वो वापस गया या नहीं गया। नहीं जाने पर बहुत हैवी फाइन होता है, जेल तक हो जाती है, लोग डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। और हमारे यहाँ किसी को होश ही नहीं है। फिर हम हैरान होते हैं कि फला अटैक क्यों हो गया, कैसे हो गया। मतलब पहलगाम अटैक के बाद ही सूरत और अहमदाबाद में 6000 ऐसे बांग्लादेशियों को ट्रेस किया गया है जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे। उन्होंने बड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया था, घर बना लिया था। जब मामला सामने आया तो वो सारा इंक्रोचमेंट गिराया गया। मतलब ये सब समझ से परे दोस्तों। इतने सालों से हम ये सुन रहे हैं कि 2 करोड़ से ऊपर बांग्लादेशी इलीगल तरीके से भारत में रह रहे हैं, लेकिन इतने सालों में उनमें से कितनों को डिपोर्ट किया गया, कितनों को भेजा गया, कितनों का डेटा इकट्ठा किया गया, ये भी नहीं पता। हम CA NRC की इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इतनी आसानी से ट्रेस किए जा सकते थे, जिन पर इतनी आसानी से एक्शन हो सकता था, वो क्यों खुले घूम रहे थे, ये समझ ही नहीं आ रहा। ये सारी बातें तो डराने वाली हैं, लेकिन एक और कहानी है जो सबसे ज्यादा डरावनी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी क्लेम कर रहे हैं कि इस वक्त देश में ऐसी 5 लाख महिलाएं हैं जिन्होंने किसी पाकिस्तानी से शादी कर ली है, लेकिन वो भारत में रह रही हैं। उनका यह कहना है कि ऐसी महिलाओं को औसतन एवरेज 5 बच्चे हैं। मतलब 25 लाख ऐसे बच्चे हैं जिनके पिता पाकिस्तानी हैं, और इनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ वो भारत में भी रह रहे हैं। ये अपने आप में कितना खतरनाक है, सोच कर देखिए। जो महिलाएं भारत में हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों से निकाह किया है, उसमें किसी के 8 बच्चे, किसी के 9 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, 5 से कम तो मिल ही नहीं रहे। 10-12 बच्चे वाले भी परिवार मिल रहे। अगर एवरेज 5 बच्चे मान के चलिए तो 5 लाख महिलाओं से लगभग 25 लाख बच्चे जिसके फादर पाकिस्तानी हैं, वो 25 लाख बच्चे भारत में रह रहे हैं। अब जब ये मामले सारे सामने आ रहे हैं ना, तो लोगों में भारी गुस्सा है। लोग बोल रहे हैं कि ये तो सिस्टम की बहुत बड़ी खामी है। इस तरह की शादी के बाद जो भी पाकिस्तानी लड़कियां या उनके शौहर भारत आ रहे हैं या रुक गए हैं, या जिनके शौहर भारत आते रहते हैं, उनमें अगर 1% भी किसी खराब नीयत से भेजे गए हैं तो नेशनल सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा खतरा है। क्योंकि दुनिया भर में जहां भी खुफिया एजेंसीज अपने एजेंट अपने दुश्मन देशों में भेजती हैं, वहां जाकर वो एजेंट तो लोकल लोगों से शादी तक कर लेते हैं। उन देशों में जाकर वो नौकरियां करते हैं, उनके बच्चे भी हो जाते हैं। हमारे केस में फर्क ये है कि भारत आकर किसी पाकिस्तानी एजेंट को शादी करनी हो तो उसके लिए तो उसे कोई एफर्ट भी नहीं करना है। लेकिन जो भी शख्स इस तरह से भारत में आ रहा है, उसका मोटिव क्या है, उसे किसने भेजा है, ये कैसे पता लगा जा सकता है। और फिर वो शख्स अगर भारत में रुक रहा है और देश भर में घूम रहा है, तो ये तो और बड़ा थ्रेट है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आधा % भी इस तरह के केस हैं तो आप ये कैसे पता लगाएंगे, और अगर पता नहीं लगा पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा खतरा है। और अश्विनी उपाध्याय जी उसी खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। कभी आपने सुना कि अमेरिका या सिंगापुर या जापान या चीन के किसी महिला ने भारत में आके शादी किया हो और वहां की नागरिकता ले रखी हो? नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में ऐसा हुआ है। 5 लाख महिलाएं, उनके 25 लाख बच्चे, उनके लगभग 25 लाख नाती पोते, ये सिचुएशन आज की है। और एक आखिरी बात जो मैं पाकिस्तान के बेगैरत, बेशरम और जाहिल जनरल मुनीर से पूछना चाहता हूं कि ये सब हो क्या रहा है भाई। मतलब अगर तुम्हारे हिसाब से या तुम जैसे जितने भी जिहादी पाकिस्तान में बैठे हैं उनके हिसाब से अगर मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता, तो तुम्हारे मुल्क से इतने लाखों लोग भारत में क्या कर रहे हैं। तुम तो यहां तक बोलते हो कि भारत का मुसलमान भारत में खुश नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि तुम्हारे देश का मुसलमान भारत छोड़ने को राजी नहीं हो रहा। एक 22-23 साल का लड़का ये पूछ रहा है कि मैं क्या करूंगा पाकिस्तान जाकर, मेरी यहां पढ़ाई चल रही है। एक पाकिस्तानी औरत ये बोलकर अपने बच्चों को साथ लेकर नहीं जाती कि मैं उसे वहां उर्दू नहीं पढ़ाना चाहती। लोग ये बोल रहे हैं कि हमें जेल में डाल दो मगर हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मतलब पाकिस्तान का मुसलमान भारत छोड़कर उस मुल्क में नहीं जाना चाह रहा है जो मुसलमानों के लिए बना था। इन सारे लोगों के जबरदस्ती भारत में रुके रहने का हमें गुस्सा तो है ही, साथ ही ये सारे लोग तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार तमाचा भी मार रहे हैं। और यही लोग क्यों, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि आज अगर हम बॉर्डर खोल दें तो पूरा पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आना चाहेगा। BCCI अगर एक आवाज लगा दे, सीटी मार देना, तो तुम्हारी पूरी क्रिकेट टीम रिटायरमेंट लेकर आज ही IPL खेलने आ जाए। अगर हम एक इशारा कर दें तो लाहौर से लेकर कराची तक हर आर्टिस्ट अपने मुल्क को लात मारकर हमारी फिल्मों में, हमारी वेब सीरीज में काम करने आ जाएगा। ये औकात है आपके उस मुल्क की जिसे आपके फोरफादर्स ने मुसलमानों के लिए बनाया था। ऐसा मुल्क जहां खुद
वहां कोई मुसलमान नहीं रुकना चाहता, बताओ। और तुम कब समझोगे कि मजहब की बुनियाद पर मुल्क नहीं चला करते। मुल्क चलते हैं काम धंधों से, काम धंधे पैदा करते हैं पढ़े लिखे लोग आते हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से। लेकिन जब तुम्हारा सारा फोकस ही जिहाद की तरफ है, तुम हिंदुओं से नफरत करते हो, मदरसों की तालीम से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो हो रहा है। यूं ही तुम्हारे लोग सऊदी में भीख मांगते पकड़े जाएंगे, यूं ही तुम्हारे लोग ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग बनाते फिरेंगे, यूं ही तुम्हारे लोग अमेरिका से लेकर यूरोप तक फटते फिरेंगे। खैर, अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अब भी वक्त है, समझ जाओ, क्योंकि वक्त तो पूरा हो गया है। तुम्हारी 2 नेशन थ्योरी को 71 में पहले ही हम 3 नेशन में बदल चुके हैं। बस वेट करो जिस दिन पाकिस्तान के नाम पर तुम्हारे पास सिर्फ पंजाब बचेगा, और थोड़े टाइम बाद वो भी नहीं। यकीन नहीं हो रहा तो कुछ दिन और रुक जाओ और इस वीडियो को सेव करके रख लो। बाकी दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट करके बताइए। उन अवैध पाकिस्तानियों के बारे में जो इतना जलील होने के बावजूद अपने मुल्क जाने को तैयार नहीं है। साथ ही बॉर्डर के पार जो शादी वाला गेम चल रहा है, वो अपने आप में कितना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, इसके बारे में भी आप जरूर अपनी राय कमेंट करके बताना। वीडियो सही लगी हो तो इसे अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।